नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश भर में लोकसभा चुनाव का सिलसिला जारी है। दूसरे चरण के लिए मतदान होने जा रहा है। पहले चरण में जहां बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र की बातें थी, तो दूसरा चरण आते आते चुनाव प्रचार, मंगल सूत्र और विरासत टैक्स पर आ गया। चर्चा इन्हीं मुद्दों को लेकर हम करने वाले हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासत जोरों पर है। दूसरे चरण के लिए मतदान होने जा रहा है, तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। बीजेपी जहां एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का कहना है बीजेपी 150 पर सिमटने जा रही है। ऐसे में सरकार की उपलब्धियों के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के इर्द गिर्द घूमता रहा। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए। पीएम ने मंगलसूत्र के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है, तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी बहकी बहकी बात कर रही है। मेरी मां का मंगलसूत्र देश को कुर्बान हुआ है। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की ओर से विरासत टैक्स को लेकर दिए बयान पर भी कांग्रेस गिरती आई। हालांकि कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। देश भर में विरासत टैक्स और मंगलसूत्र को लेकर चल रहे घमासान का असर हरियाणा में भी नजर आया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस देश की संपत्ति एक वर्ग विशेष को देना चाहती है, तो अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए लिखा कि कांग्रेस को हराने के लिए जी जान से जुट जाओ। कांग्रेस आपके बाप दादाओं की संपत्ति हड़पना चाहती है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने मंगलसूत्र को लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी को निशाने पर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ बुखलाउट है प्रधानमंत्री जी। ये मुसलमान को अलग थलग करना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव को जीतने का प्रयास है, नहीं जीत पाएंगे। 102 सीट की जो अब तक जो वोटिंग हुई है, जो रिपोर्ट इनके पास गई है, उससे इनको साफ और स्पष्ट बता दिया गया कि तुम 200 से भी कम में जाने वाले हो। तब ये नया कार्ड निकाल करके ले आए, तब ये मंगलसूत्र की बात करी है। मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वो किसी के मंगलसूत्र की बात क्यों करें?
जाहिर है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विरासत टैक्स और मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर वार पलटवार जारी है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस नेता ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं या सत्ताधारी दल के पास इन मुद्दों के अलावा जनहित से सीधे जुड़े मुद्दों और उपलब्धियों का अभाव है। बहरहाल देखना ये है क्या जनता इन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करने वाली है, क्या ये मुद्दे निर्णायक मुद्दे साबित होने वाले हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ गए। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, सुखवीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। विधु रावल जी, पहले चरण में हमने देखा खूब बातें की गई, मोदी की गारंटी, विकसित भारत की बातें हुई, विकास की बातें हुई, संकल्प पत्र की बातें हुई, लेकिन दूसरा चरण आते आते ऐसा क्या हुआ कि आप लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही कहीं ना कहीं वोट तलाश रहे हैं, डिकोडिंग का प्रयास कर रहे हैं, मंगलसूत्र पर आ गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक आ रही है। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? अभी चलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही विधु जी, एक बाकी और बोले, देखते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं अपनी बात रखने की। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? नहीं विधु जी, अभी आएंगे आपके पास, आवाज आपकी ठीक से नहीं मिल रही है। सुरेश रोड जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप माँ बहनों के जो मंगलसूत्र हैं वो भी नहीं बचने देंगे। आप लोगों पर आरोप है कि जो संपत्ति है वो अल्पसंख्यकों को दे दी जाएगी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का भी जिक्र कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मुस्लिम प्रेम कहीं ना कहीं आप लोगों का दिखाने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। जो ये उन्होंने मंगलसूत्र की बात की, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि मंगलसूत्र जैसे हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा कि खुद उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र भारत माता के चरणों में कुर्बान है। और यही नहीं, हिंदुस्तान की 750 किसान महिलाओं का मंगलसूत्र जो है वो भी नरेंद्र मोदी जी के अभी हाल ही के एक कार्यकाल में कुर्बान हुए हैं भारत माता के चरणों में। पुलवामा में सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं, उन वीरांगनाओं का मंगलसूत्र भी नरेंद्र मोदी जी के कारण कुर्बान हुआ भारत माता के ऊपर, लेकिन कभी भी श्री नरेंद्र मोदी ने उसकी चिंता नहीं की। ये कहते हैं कि जो जिस बात को भारत की जनता की तरफ से इनसे पूछा जाना चाहिए, तो ये उसी बात को विपक्ष के ऊपर लागू कर देते हैं। मैं विषय के ऊपर आता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी के बारे में जो बात की है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का मकसद और राहुल गांधी जी का जो ये सवाल था वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र मंडली के लोग हैं, उनके पास पूरे देश की संपत्ति है और लगभग 90% लोगों की, और पूरे संसाधनों पर उनका अधिकार है। राहुल गांधी जी ने जो एक्सरे करने की बात कही, जो जांच करने की बात कही, उन्होंने ये इशारा किया है क्योंकि श्री राहुल गांधी अपनी बेबाक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वो घुमा फिराकर नरेंद्र मोदी की तरह नजरें कहीं निशाना कहीं ऐसा काम नहीं करते, वो आंखों में आंख डालकर सीधी बात करते हैं। मेरा नेता राहुल गांधी जी का मकसद ये है कहने का कि जो चंद लुटेरों के पास, लुटेरा वर्ग के पास देश की संपत्ति है, उसकी जांच होगी, उसका एक्सरे होगा। और उन्होंने तो अदानी और अंबानी का नाम कई बार लोकसभा में लिया है, सीधी बात की है। और नरेंद्र मोदी उसी डर से इस मुद्दे को डाइवर्ट करके इसको कहीं और ले गए। हिंदुस्तान की आधी आबादी का अपमान किया मंगलसूत्र का सवाल उठाकर। देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता, कोई छुट भैया नेता कोई ऐसी बात कर देता है अगर किसी नुक्कड़ सभा में, तो वो माफी के लायक होती है बात। लेकिन अगर हिंदुस्तान का इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलेगा चुनाव में, बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को कि 9.5 साल में उन्होंने 400 रुपए के सिलेंडर को 1200 कर दिया, तब उनको मंगलसूत्र की पीड़ा वाली जो बात थी वो ध्यान क्यों नहीं आई उन माताओं बहनों का। उन्होंने लकड़ी से और लेकिन सुरेश जी, बीजेपी, पीएम मोदी और बीजेपी ये कह रहे हैं आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है, नहीं आप लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग सत्ता में आए तो हम ये करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल उससे करता हूँ। एक बात और है जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को
अल्पसंख्यकों का अधिकार की बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कही जाती है। ललन.com एक आपका सोशल मीडिया का मेरे से ज्यादा अच्छे जानते चैनल है, फैक्ट चेक करके उसने कहा है कि माननीय मनमोहन सिंह जी ने कभी भी यह बात नहीं कही। ये हो सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण अंग्रेजी में हो और बीजेपी के लोग कम पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, इनका पता नहीं क्या बना देते हैं। ये तो बाबा रामदेव जिसकी अपनी सारी दवाइयों के सैंपल फेल है, उसको विश्व का सबसे बड़ा वैद बताते थे। इनकी अपनी समस्या है, ये बात न ये पढ़ते हैं ना लिखते हैं, जो जिस चीज का ड्रेस आता है वो कांग्रेस पे थोप देते हैं। आज मैं किसी डिबेट में था, विधु रावल जी भी थे इंडिया न्यूज पे शायद 5 बजे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि वो एक्सरे करेंगे, ये करेंगे, संपत्ति का पता करेंगे। अरे संपत्ति का पता, फैमिली आईडी आपने बनाई, आपने आधार कार्ड को सबके खातों से जोड़ दिया। अगर ये डर है कहीं पर देश के वासियों को, भाई और बहनों को, तो ये नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार से है, जिसने बीमे की किसान के खाते में आई फसल को भी नहीं बख्शा, बीमा योजना की किस्त के नाम से काट लिया। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा किसान हो, मजदूर हो या कोई भी कमेरा वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, उनके खातों को, उनकी झोली को भरने का काम किया है, लूटने का काम नहीं किया। कोरोना काल में आपने देखा है ज्योति जी, असंख्य 50 लाख हमारी माताएं और बहनें नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिना सूद लिए, उनको न दवाई न बत्ती न घर पहुंचने का साधन, उनको इन्होंने मंगलसूत्र कुर्बान करने पर विवश कर दिया। जवाब तो भारत माता को, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए कि भारत माता के सपूतों को, यानी उन भारत माता की पुत्रियों को कैसे इन्होंने मंगलसूत्र से वंचित कर दिया। 50 लाख लोग कोरोना के दौरान मरे और 50 लाख से ज्यादा लोग, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, कोरोना के बाद क्योंकि वो दवाई नकली थी, उसके सैंपल फेल हुए, कोरोना की दवाई इलेक्ट्रल बोर्ड में साबित हो गया कि बीजेपी पे चंदा जा रहा था और जबरदस्ती तो चलिए अब मैं उत्तर ले लेती हूँ। राहुल जी, कांग्रेस ये कह रहे डर गए हैं आप लोग। राहुल ये कह रहे डर गए हैं बीजेपी, उनका मंगलसूत्र का क्या ठीक है हुआ? सुरेश जी, आपने विस्तार से अपनी बात कह ली, अब सुन लीजिए। पहले चरण का जो वोटिंग पैटर्न था उससे आप लोग डर गए हैं, तभी संपत्ति सर्वे से लेकर मुस्लिम और मंगलसूत्र की आप लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस के छुपे हुए षड्यंत्र से पूरा देश डरा हुआ है। कांग्रेस का जो षड्यंत्र है वो सामने आ गया और उसकी क्रोनोलॉजी जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को समझा दी। उसके बाद पूरा देश जो है इन खतरनाक मंसूबों से डरा हुआ है। सीधा सीधा क्रोनोलॉजी समझिए। कांग्रेस ने 6 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया, 6 अप्रैल 2024 को, और उन्होंने 3 विषय सीधे सीधे उठाए। पहली बात उन्होंने कहा कि हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि संविधान उनको प्रोटेक्शन पहले से ही देता है। उसके लिए विशेष रूप से प्रावधान करने की जहां तक बात है, तो 2024 में जो घोषणा पत्र में कांग्रेस कह रही है वही बात 1936 में मुस्लिम लीग कह रही है कि हम पर्सनल लॉज को स्ट्रेंथन करेंगे। मुस्लिम लीग के साथ सरकार आप लोग चलाते थे। बहुसंख्यक सुरेश जी, आपके समय में कोई नहीं बोला था, अब आप शांति से सुनेंगे। लेकिन ये घोषणा पत्र तो पहले चरण में भी आ गया था ना। दूसरा अभी क्यों देख रहे हैं आप लोग इसे विधु रावल जी? अभी इतना अध्ययन क्यों कर रहे हैं कांग्रेस की घोषणा पत्र? मैं बता रहा हूँ ज्योति जी थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगी। क्रोनोलॉजी है इसके पीछे। दूसरे पन्ने पर वो कहते हैं बहुसंख्यकवाद के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। उससे 2 महीने पहले इनके घटक सनातन धर्म के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कह रहे थे। उससे पहले राहुल गांधी जो है खुद कह रहे थे कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और उस शक्ति से लड़ना है हमने। तो ये सीधा सीधा ये मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई बातें, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ था, वो बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में कह रहे थे। 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग हुई और पहले चरण की वोटिंग में जिस प्रकार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, अगले ही दिन कांग्रेस के शहजादे हैदराबाद के अंदर आए और हैदराबाद में किन लोगों को एड्रेस कर रहे थे आप जांच कर लीजिए। कौन लोग सामने बैठे थे, कौन सी ऑडियंस थी, वो किस वर्ग था, क्या था, वो आप जांच कीजिए। लेकिन हैदराबाद में वो क्या कहते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं, और मैं उनका शब्द कोट कर रहा हूं कि फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करके पता लगाएंगे हम। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करके पता करेंगे कि हिंदुस्तान में किसके पास क्या क्या संपत्ति है, और इस ऐतिहासिक काम करने के बाद हम क्रांतिकारी कदम करेंगे
और वो हम सारी संपत्ति आपको दे देंगे। अब यही क्रांतिकारी संपत्ति जो है, जिसको वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको लेकर जो है काफी हद तक मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। जब इनका आखिरी बार राज रहा, इन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि हम जो है सारी संपदा जो है वो मुसलमानों में बांट देना चाहते हैं, बांट दें। लेकिन अब हमारी दिक्कत क्या है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को 1970 के दशक से इंदिरा गांधी जी के समय से संस्थागत तौर पर हिंदुस्तान में बसाया गया, हमारी और आपकी संपत्ति ज्योति जी हमारी सबकी छीन कर ये लोग जो है कह रहे हैं कि उनको देना चाहते हैं, जिन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, इन्होंने दशकों से बसाया भारत में, जिसके खिलाफ ये एनआरसी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है? बोलिए। क्योंकि मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और ये कह चुके हैं कि हम आपके सारे संसाधन छीन लें, और ये कह चुके हैं कि हम आपके सारे संसाधन छीन लेंगे। और ये छीन कर क्या करेंगे? ये छीन कर कह रहे हैं हम आप लोगों में बांट देंगे। वो आप लोग कौन थे? राहुल गांधी के सामने उनका पता लगाइए। किनको हैदराबाद में ये कह रहे थे, किन नवाबों को ये बात बोल रहे थे? दूसरी बात बड़ी खतरनाक हुई, राहुल गांधी के जो विशेष सलाहकार हैं, और केवल राहुल के नहीं, राहुल के दादाजी के और पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया, उन लोगों ने वो सैम पित्रोदा, वो यूएस में जाकर सैम पित्रोदा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यूएस, अमेरिका में जो विरासत कर लगता है वो हिंदुस्तान में भी लगना चाहिए। यानी मेरे माता पिता ने जो अपना खून और पसीने से अर्जित की हुई संपत्ति है, उसको भी ये पंजा जो है, कांग्रेस का पंजा छीन लेना चाहता है, और छीन कर जो है वो अपने विशेष वर्ग को, जिसको ये वोट के तरह पर तुष्टीकरण करते रहे हैं, उसको कैटर कर रहा है। ये खतरनाक बात है, और ये खतरनाक बात, ये मंसूबे देश के सामने आने चाहिए। तो जी ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप लोग ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, यही तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्योंकि पहले चरण में तो आप लोगों ने बात नहीं की, साउथ की ज्यादा सीटें थी, इस बार ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इस बार मंगलसूत्र की बातें हो रही हैं। कांग्रेस ये कह रही है डर के मारे झूठ बोल रहे हैं आप लोग। मैं भी यही कह रहा हूं कि कांग्रेस डर गई है। पहले चरण की वोटिंग में जिस प्रकार से तमिलनाडु से जो नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश से, जो राजस्थान से और बंगाल से और बिहार से जो रुझान इनके पास पहुंचे हैं, उन्होंने इनके जमीन के नीचे से, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। और इसी कारण से ये जो है 20 तारीख को, अगले ही दिन शहजादे ने हैदराबाद में क्या कहा कि हम ऐतिहासिक काम करने वाले हैं। क्या? हम सबका एक्सरे मशीन से हमारी संपत्ति पता करेंगे, हमारी माताओं बहनों पे कितने आभूषण है वो पता करेंगे, हमारे पास क्या जमीन जायदाद है वो पता करेंगे, और उसके बाद जो है अपने विशेष। विदु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ये डराने वाला इसलिए है ज्योति जी, क्योंकि ये काम जो है, जो ये कांग्रेस कर रही है, काम जो है, जो ये कांग्रेस कर रही है, ये विपक्ष में रहकर भी खतरनाक तरीके से करती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते रहेंगे। किस प्रकार से सीएए के खिलाफ शाहीन बाग खड़ा किया इन लोगों ने, भारत विरोधी हर घटना की बात करते हैं। अभी आपके यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठकर ये कांग्रेस के प्रवक्ता जहर उगल रहा था, ये झूठ बोल रहा था, और इससे पूछ के जाना कि कौन सी भारत की दवाई नकली निकली। ये झूठ बोल के गया व्यक्ति। कौन सी भारत की वैक्सीन, ये वैक्सीन के प्रति भारत के जो ये बकवास करते रहे राहुल गांधी, उसी बात को कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बढ़ाया। इससे भारत को डरना चाहिए। इस पंजा, ये जो खूनी पंजा है, आपकी मर्यादा आपने आप छोड़ चुके। मर्यादा क्या? कौन सी दवाई कह रहे थे? कौन सी दवाई गलत निकली? भारत की दवाइयों की एफिशिएंसी सबसे अधिक रही है। अमेरिका की मॉडर्ना लैब्स की जो है, ये फाइजर की जो है, वो गलत नहीं है। आपको कोई पता है किसी बात का? आपको पता है जिम्मेदारी का? यहाँ आकर बकवास कर रहे हैं। कौन सी भारत की वैक्सीन गलत निकली है? आपको जिम्मेदारी का पता है? मुंह खोलेंगे कुछ भी निकाल देंगे मुंह से। अरे सारी राहुल गांधी जितने गैर जिम्मेदार आप भी हैं। आपने राहुल गांधी का झूठा खाया। कौन सी भारत की वैक्सीन गलत निकली? भारत ने 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसकी एफिकेसी दुनिया में सबसे अधिक रही है। दुनिया की सब वैक्सीन फेल हुई, केवल भारत की वैक्सीन चली। और ये दलाली खाकर, ये राहुल गांधी के चले दलाली खाकर भारत के विदेशों की वैक्सीन को यहाँ पर बिकवाना चाहते थे।
आज भी वही एजेंडा चल रहा है। कौन सी भारत की वैक्सीन खराब हुई? 1000 पेशेंट हमने कर दिया आपके, तो हर सिविल हॉस्पिटल में। सुरेश जी, अभी आप सुनिए, ठीक है विदु जी, विदु जी आपने अपनी बात कह ली है, आपका जवाब आ गया है पहला। किसी बात का है नहीं ऐसे आप। अब मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ, अब मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अब भी कह रहे हैं रेड्डी जी, रोड साहब रुक जाइए अभी। ये बकवास करना क्या होता है? इसको कोई अकल है? नहीं आप भी मत कहिए ना कि अकल है नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए ना, आप खुली बकवास कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन के बारे में फिर से आप झूठ फैला रहे हैं। कौन सी भारत की वैक्सीन गलत निकली? नाम पता है आपको वैक्सीन का? बदतमीजी कर रहे हैं आप पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए झूठ बोलने का। कौन सी भारत की वैक्सीन गलत निकल गई? कौन सी निकल गई? यही राहुल गांधी बकता था, यही आप बक रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर यही राहुल गांधी बकता था, आप यही बक रहे हैं। कौन सी भारत की वैक्सीन गलत निकली? अरे मैं आपको दिखाओ, आपने बदतमीजी की, आपने आरोप लगाया। कौन सी भारत की वैक्सीन खराब निकली बताओ? नाम पता है वैक्सीन का? हम अपनी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहीं से मंगलसूत्र का जिक्र नहीं किया। गोबर नहीं फैलाने जाने देंगे आपको, किसी गोबर नहीं फैलाने देंगे। आपको तमीज होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है दोनों क्यों डाउन कर रहे हैं? सुरेश जी, मैं इनेलो को चर्चा में शामिल कर लूं या फिर नहीं? रेड्डी साहब, मंगलसूत्र को लेकर देखिए देश भर में बहस छिड़ी है, चुनावी बहस इसे हम कहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि पीएम को तो इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। रोड साहब सुन लीजिए अभी आप। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए अभय सिंह ने बिल्कुल सही, ज्योति जी अभय सिंह ने बिल्कुल सही कहा है। जब शादी के तुरंत बाद जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ये तक नहीं देखा वो कैसे रह रही है, कहाँ रहती है, क्या करती है, और यहाँ तक के प्रधानमंत्री बनने के लिए वो जसोदा बहन, हमारी बहन, बड़ी बहन, वो दुआएं करते हैं कि मेरा आदमी जीतेगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और बनने के बाद भी वो निवेदन करती है कि मोदी जी यदि मुझे निमंत्रण देंगे तो मैं चली जाऊंगी। ये भी मीडिया में हमने उनके बयान सुने हैं, स्टेटमेंट सुने हैं। और उसके बावजूद भी जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को ये नहीं कहता कि हाँ वो आ जाएगी और यहाँ रह लेगी मेरे साथ, तो सही कहा है अभय सिंह ने। वो क्या जाने कि इसके अंदर का क्या सेंटीमेंट होता है, क्या भावनाएं होती है मंगलसूत्र के अंदर। इसकी कोई कीमत नहीं होती ज्योति जी। ये नहीं होता कि ये सोने का बना है इसलिए इसकी कीमत है, चाहे बेशक मनकों का बना हो, लेकिन इसके अंदर जो एक महिला की फीलिंग छिपी होती है वो बहुत ही अमूल्य है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ऐसी बात को इलेक्शन में उछाल करके आखिरकार मोदी जी क्या करना चाहते हैं, कहां से कहां इलेक्शन को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही, मैं तो कहता हूं कि निंदनीय है। ऐसी बातों को इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहिए। 10 साल हो गए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को चला रहे हैं, देश की सरकार को चला रहे हैं, और अधिकांश राज्यों में इनकी सरकार है। इनको तो केवल अपने विकास के काम गिनवाने चाहिए। भाई हमने 10 साल में ये काम किए हैं और इस आधार पर अगर हम अच्छे लगते तो हमारे को वोट दे दीजिए, नहीं अच्छे लगते तो हमारे को मत दीजिए। ये तो ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं कि जैसे इनसे शासन छीन गया तो ये पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से ललायित हो उठे हैं कुर्सी के लिए कि ये कुर्सी बिल्कुल भी हमसे नहीं जानी चाहिए। इस तरह के अनाप शनाप जो भी सामने आता है उस तरह का ये प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, दुर्भाग्य की बात ये कहूंगा मैं कि कांग्रेस पार्टी वाले पता नहीं क्यों अच्छे से अपने एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे इनसे कि भाई हमारा जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में कौन से पेज के ऊपर कौन से कॉलम में लिखा है कि हम महिलाओं का मंगलसूत्र ले लेंगे, कौन से पेज पर लिखा कि हम उसका एक्सरे करवाएंगे। ये नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं। भाई दिखाइए हमने कहा लिखा। उन्होंने, राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं कहा, बट कमजोरी इनकी ये है कि ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। आज हिंदुस्तान की जो वेल्थ है ज्योति जी, वो 1% लोगों के पास 40% की वेल्थ उनके पास है, 1% के पास। उन्होंने इस संदर्भ में यह बात कही है कि जो 1% 40% वेल्थ के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, हम उनकी जांच करेंगे, उनका पता लगवाएंगे। ये उस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है और उन्होंने जुमलों में ही ऐसे उलझा दिया कि ये केवल और केवल डिफेंसिव बने हुए हैं। उन्हीं की बातों का तर्क वितर्क करते रहते हैं, जबकि अपना स्पष्टीकरण देते ही नहीं। तो एक्सरे तो ऑलरेडी हिंदुस्तान का हो चुका है ज्योति जी, बताइए क्या छूटा हुआ है।
आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ आपने सब कुछ जोड़ रखा है, किसी के पास कुछ नहीं बचा। घर में कितने पशु है, गाय भैंस कटड़ी कितनी है, वो भी मोदी जी ने पूरा इसमें आधार कार्ड में और फैमिली आईडी में सब कुछ तो ले रखा है। बचा हुआ क्या है? एक्सरे ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अब ये जो है ना धर्म के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, जाति पाति के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, ये मुस्लिमों में बांट देंगे। अरे भाई, मुस्लिम भी तो इस देश के नागरिक हैं। जो भी गरीब है, जो भी बेचारा गरीबी रेखा में जी रहा है, अगर उसकी सरकार मदद करने की कोई बात करती है तो ऐसी क्या बात होगी है इसमें? मुसलमान कौन से इस देश के हमारे नागरिक नहीं है क्या? उनको बार बार मुसलमानों में दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। मनमोहन जी ने कब कहा है? ये कांग्रेस नहीं पूछेगी इनसे, मैं पूछता हूं। मनमोहन सिंह ने कब कहा है कि ये जो है ना मुसलमानों में बांट दिया जाएगा? अल्पसंख्यक बोला है उन्होंने, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को दिया जाएगा। कहीं नहीं कहा उन्होंने मुसलमानों को दिया जाएगा। ये एक जो है ना नैरेटिव ऐसा बना करके चल रहे हैं, कांग्रेस का जवाब नहीं दे पा रही है और ये अपना हैवी इनके ऊपर होते जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं ज्योति जी, देखिए हरियाणा प्रदेश में जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, इनके ऊपर सुई की नोक के बराबर कहीं भी आप किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकते। इतने अच्छे उम्मीदवार, पढ़े लिखे, सुशिक्षित और बिल्कुल ईमानदार, मेहनती, जनसेवक, वो हमारे उम्मीदवार उतारे हैं। अब हरियाणा प्रदेश की केवल मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसलिए ये हरियाणा वाले भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं थे उतारने के लिए। उन्होंने आनन फानन में दाएं बाएं से कैंडिडेट पकड़ करके अपना 10 का कोटा पूरा करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी पता नहीं आज तक, वो मैंने एक दिन कहा था डिबेट में, 29 तारीख से पहले कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कई बार मैं ये कह चुका हूं और आएगी भी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखते हैं कब तक कांग्रेस की लिस्ट आती है। हुए हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस पूरी तरह से बचाव करने की मोड पे नजर आ रही है। विदु जी, अभी आप रुकिए, आम आदमी पार्टी को चर्चा में शामिल कर रही है, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, पीएम लगातार इंडिया अलायंस पर हमलावर हैं और दूसरे चरण की हम बात करें, चूंकि वोटिंग होने जा रही है और उससे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर घेरा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो नजर आ रहा है, मंगलसूत्र को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है, विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस निशाने पर आ गई है बीजेपी के। देखिए ज्योति जी, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं कहना ये चाहूंगा, हम इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नवीन जिंदल, उसके बारे में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कोयला चोर है, और या तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी गलत थे या आज गलत है। और जिस प्रकार से नवीन जिंदल ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया, उससे बहुत कुछ सिद्ध हो जाता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन भ्रष्टाचारियों को, कालाबाजारियों को, अपराधियों को पाप और अपराध मुक्त करती है, उसी तरह से आज एक ऐसे व्यक्ति को कुरुक्षेत्र में प्रत्याशी बना के भेजा जब है। कहती हूँ हरियाणा पर बात कर लो तो हरियाणा पर नहीं करते हो, अब मैं पूरे देश का मुद्दा लेकर बैठी हूँ तो उस पर आप नहीं आ रहे हो। नहीं, अब बीच में न टोकिए, मैं बात कर रहा हूँ, बात तो सुनिए पहले। जिस प्रकार से अनेक अपराधियों को पाप मुक्त, अपराध मुक्त भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन ने किया है, उसी तरह से नवीन जिंदल को भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन ने पाप मुक्त और अपराध मुक्त किया है। और निश्चित तौर पे जो आप बात कर रहे थे जिस प्रकार की, देखिए जो मंगलसूत्र की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसका निश्चित तौर पे हनन है। प्रधानमंत्री जी प्रथम चरण की वोटिंग के बाद पूर्णतः बौखला गए और इसीलिए इस प्रकार की बात जो कहीं है नहीं, बेफिजूल की बात लाए। अगर मंगलसूत्र के बिकने की बात है तो मैं 2-3 उदाहरण आपको बता दूं। मंगलसूत्र बिके, पुलवामा में जिस प्रकार से शहादत हुई वहां मंगलसूत्र का विषय था। वोट जो जिस प्रकार से नोटबंदी में मातृशक्ति का मंगलसूत्र नीलाम हुआ वो आपके सामने है, और जिस प्रकार से कोविड में और ऑक्सीजन के इंतजाम में
बेरोजगारी में, महंगाई में, बच्चों की शिक्षा में और परिवार के इलाज में निरंतर विगत के 10 सालों में मंगलसूत्र बिक रहा है। कोई बात इनके पास नहीं है। और मुस्लिम लीग की बात करने वाले, अरे जो खुद आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला चुके, उनके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। निश्चित तौर पे आज जो विगत के 10 वर्ष की विफलताएं हैं, उनमें ये पूर्णतः विफल हो चुके। इसलिए अपनी जो इनकी कामयाबी कोई है उसको बताने की बजाय जिस प्रकार से ये ब्लू विजन की बात करते रहते हैं, आज बताए ना जो 2013 में वायदा किया था स्वामीनाथन C2+50, आज बताएगा किसान की आय दुगुनी कब होगी, 3 काले कानून और उसमें न्यूनतम समर्थन गारंटी का इनका भरोसा बताए, और 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की बात करें, और अग्निवीर जो सबसे घटिया योजना है पूरे देश में विरोध हो रहा है उसकी बात करें, और सांप्रदायिक एसोसिएशन से इन्होंने कहा पहुंचा दी है उसकी बात करें, और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का जिस प्रकार से हनन हुआ है उसकी बात करें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नग्न हो चुकी है और हिंदुस्तान के मतदाता इनको ये 400 पार की बात करते हैं, इनको 200 से भी नीचे लाने वाले हैं। ये दरअसल की सच्चाई है। विधु जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विधु राहुल जी, देखिए 400 पार की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या 400 पार के दावे का ग्राउंड ये हिंदू मुस्लिम या फिर जो आपके विरोधी कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ बोला जा रहा है या लोगों को डराने का प्रयास हो रहा है, क्या यही ग्राउंड है या 10 साल में सरकार ने कोई काम, कोई उपलब्धि ऐसे हासिल की हो उन्हें लेकर आप लोग जनता के बीच जाएं? उज्ज्वला योजना की बातें थी, लखपति दीदी की बातें थी, ये मंगलसूत्र को लेकर कहां से बातें आ गई? ज्योति जी, हमने लगातार देश के अंदर जो हमने काम किया, नेशनल हाईवेज बनाए, जो हमने 70,000 किलोमीटर के जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे किया, जो हमने लगातार जो है 11 करोड़ भारत के अंदर शौचालयों बनाए, 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाए, 4 करोड़ हमने घरों में शौचालय बनाए, 4 करोड़ हमने गरीबों को सिर पर छत बनवाई, हम उसकी लगातार चर्चा करते रहे हैं। और हमारा तो पूरा मैनिफेस्टो अगर आप जो है यानी हमारा अगर आप संकल्प पत्र खोल कर देखेंगे वो सारा रोड मैप है किस प्रकार से भारत को विकसित करना है। लेकिन क्या इसके बावजूद हम इस बात को भूल जाएं कि हमने तो लाहौर को भी बहुत विकसित किया था, कराची को भी बहुत विकसित किया था। लाहौर के अंदर जो सबसे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो लाहौर के अंदर थे। नेशनल कॉलेज जहां भगत सिंह आज वो लोग जो है वो आज वो लाहौर किसके पास है? कराची जिसमें दुनिया के सबसे अच्छा बंदरगाह में से एक था, जो जिसको इतना अच्छा विकसित किया था, आज वो किसके पास है? तो केवल ये जो श्रूड लोग हैं किस प्रकार से चाहते हैं कि हम लोगों का ध्यान उन विषयों से हटा के रखें और नीचे नीचे भारत को तोड़ने के काम करते रहें। जब हम बात इनका जब पटक्षेप होगा, मैं तो कहता हूं कि अगर देश के विभाजन से पहले लोगों ने इस बात पर विचार किया होता कि मुस्लिम लीग क्या विचार लेकर जा रही है और कांग्रेस उसका विरोध क्यों नहीं कर रही है, तो उस समय मुझे लगता है देश का विभाजन रुक सकता था। किस प्रकार से हमने आंखें मूंद ली और आंखें मूंदने का नुकसान ये देश भुगत चुका है, ये दोबारा नहीं हो सकता, ये दोबारा इसको नहीं होने देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे लिए देश जो है पहले है, सत्ता पहले नहीं है। ये लोग सत्ता आने और जाने की चीज है, सत्ता देश की जनता ने हमें सिर आंखों पर बिठाया हुआ है। कोई चर्चा ही नहीं कर रहा कि कांग्रेस जीतेगी, बात चर्चा केवल ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतेगी, 425 जीतेगी या 400 से 2 सीटें कम रह जाएंगी। चर्चा केवल यही हो रही है, अब ये क्वेश्चनेबल नहीं। लेकिन इसी वजह से इनका जो असली घृणा चेहरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जो कुछ भी नहीं जानते, यहाँ पर आकर आपकी डिबेट पर खुले तौर पर बोलते हैं। अभी पहले शुरू करते हैं इनेलो के प्रवक्ता से। इनेलो के प्रवक्ता ने कहा, मनमोहन सिंह ने कब कहा था भाई, मनमोहन सिंह ने कब कहा था? इनेलो के प्रवक्ता साहब को आज सुनना चाहिए क्योंकि उनको नहीं पता, इसलिए ये सवाल उन्होंने पूछा। मनमोहन सिंह जी ने 9 जनवरी 2006 को मुस्लिमों को देंगे, मुस्लिमों को बीच में मत बोलिएगा, पूरे सुनिए, आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। धन्यवाद कीजिएगा बाद में, मुझे बाद में धन्यवाद कीजिएगा। अरे तुम वो प्रूफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर की बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। रेडू चुपचाप अपना आप ज्ञान ले लो, थोड़ा सा अपनी गवारी को दूर कर लो, थोड़ा लिख लो।
अब सीख लो मेरे से, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आपको चुप रहना पड़ेगा। सभ्यता से बोलना सीख ले। सभ्यता सभ्यता से बोल। सभ्यता चुपचाप बोल, सभ्यता से बोल। चुपचाप रुक जाओ अब, अरे रुक जाओ, चुप हो जाओ। तरीके से बोल। हम आपके कहने से नहीं बोलेंगे। अबे सिंह को सिखाओ सभ्यता, आराम से अबे बोल, सिंह को सिखाओ सभ्यता। मुझे अपनी बात कहने दो। इतनी ऊंची आवाज में आप बताओगे क्या आराम से बोलो? अबे सिंह को क्यों नहीं सिखाते? प्यार से बोल रहे हैं, अबे सिंह को बिल्कुल ऊंची आवाज में बोलूंगा, कान में सुनना पड़ेगा। अरे कान में रुई डाल लो, कान में रुई डाल लो, नहीं सुनी जा रही तो लेकिन सुनाऊंगा मैं। आपने सवाल पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ, पूरी करने दीजिए। बीच में मत बोलो, बिल्कुल ऊंची आवाज में बोलो, गला फाड़ फाड़ के बोलो। बदतमीज तो पहले ही हो तुम। इसके पहले हो, इसके आप वीडियो बैक करके सुनिए। अच्छा, क्या कहता मैं अब बता रहा, मैं अब फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ज्योति जी मुझे फैक्ट नहीं बताने दे रहा है। बता दो अपनी बात रख। अरे बिल्कुल ऊंची आवाज में बोलूंगा। झूठों का आराम से बोलो, झूठों का पर्दाफाश ऊंची आवाज में आ जाएगा। बिल्कुल ऊंची आवाज में बोलूंगा। गवाह आप लोगों को जानकारी नहीं और आप सीखने में बिल्कुल उत्सुक नहीं। आपके तो कान खुल जाने चाहिए जब कुछ ज्ञान की बात बता रहा हूँ। सभ्यता के साथ आप बक रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो और ये बकवास नहीं चलेगा। क्या हो रहा है? ये मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं रेड्डू साहब? अरे तू बकले, तू बकले, ये क्या तरीका है? जाके बकने वाले बकवास कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है ये? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या चीज लग रहा है तू? डंगर है बिल्कुल, डंगरों वाली गवारों वाली बात करता है, पूछता है, सवाल पूछता, जवाब देने लगा हूं, जवाब नहीं देने लगा। क्या तरीका है ये? क्या तरीका है ये? ये डंगरों की तरह क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्या इनको सभ्यता नहीं है? क्या इनको मानवीय सभ्यता नहीं है? आप इनके टाइम में मत बोलिए नहीं है इनको। और आपस में तू तड़ाक मत कीजिए आप लोग। मैं ये दोनों से ही कह रही हूँ। मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। आराम से देना, शांति से दे। बकवास करके क्यों देता तू? मैं प्रयास क्यों? गलत क्यों? अरे नहीं, आराम से दूंगा। तू कौन लगा है? तू कौन होता है बताने वाला? आराम से दूं? तू कौन है बताने वाला? भाई चुपचाप बैठ, चुपचाप सुनो सवाल। मेरे को गलत बोलेगा तो और कौन बोलेगा? 9 दिसंबर 2006 को तो मेरे को रेड्डू साहब नहीं, ये गलत तरीका नहीं, ये गलत तरीका। आप ऐसे नहीं बोलेंगे। ये क्या और क्या तू तड़ाकी, क्या भाषा की मर्यादा? आप लोगों को दर्शक सुन रहे हैं, आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं? और पहली बात ये कि मैं सवाल मैंने नहीं विधु रावल जी से पूछा है, तो आपको जो भी आपत्ति है, जो भी कहना अपने समय में करिएगा रेड्डू साहब। आपको अगर कुछ गलत भी लग रहा है तो आपके टाइम में करिएगा, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? ज्योति जी क्या मैं अपना जवाब दे दूं? बोले। को मनमोहन सिंह जी ने कहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आपके सामने रिपोर्ट लाकर पेश कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया देश का प्रतिष्ठित अखबार है और इसमें मनमोहन सिंह कहां पर कह रहे हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 52वीं 52nd नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कह रहे हैं, मनमोहन सिंह कह रहे हैं, और मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, ये हिंदी में अनुवाद करवा लेंगे कहीं ना कहीं से, अगर हिंदी भी समझ आती हो तो। वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly Muslim minority, are empowered to share equities of development. आगे कहते हैं they must have the first claim on resources. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनमोहन सिंह कह रहे हैं। और इनको इसलिए तकलीफ हो रही थी क्योंकि पढ़ते लिखते तो है नहीं, यहां पर मुंह उठाकर डिबेट में आ जाते हैं, लेकिन जब जवाब देने लगते तो तकलीफ आती है। और इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने ये कहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने तो आवेदन दर्ज कर दिया, आवेदन दर्ज। अरे आप शर्म आ गई थोड़ी, आप माफी मांगे, आप डिबेट में बैठकर माफी मांगे। अब तुम्हारे मुंह में अब फैक्ट दे दिया तुम्हें, अब शर्म आ रही है, अब माफी मांगोगे? बोले माफी मांगोगे, मुंह उठा के जाते हैं। तेरी औकात है ज्योति जी, ये इसको चुप करवाना पड़ेगा। ये बदतमीज आदमी है, माइनॉरिटी एंड स्पेशल मुस्लिम माइनॉरिटी, व्हाट इज द सेंस ऑफ इट? पहले पढ़ना सीखो और समझना सीखो। पढ़ देता हूँ मैं, क्या सेंस निकलती है इसकी? माइनॉरिटी एंड स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी, क्या मतलब निकलेगा? इनोवेटिव पढ़ते हो? वी विल हैव टू प्लान। इनको तो अब तक पता ही नहीं था ऐसा बोला हुआ। अब ये रफूगिरी करने लग गए, अब ये रफूगिरी करने लग गए। अब तक तो कहते बोला ही नहीं है, अब कह रहे हैं रफूगिरी भी करेंगे। एक बार ज्योति जी को न्यूज करवाइए, मैं अपनी बात दोबारा पढ़ देता हूँ, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। गवारों को सुनना पड़ेगा, इनेलो के गवारों को सुनना पड़ेगा, इनेलो के गवारों को सुनना पड़ेगा। ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? म्यूट करो, रेड्डू साहब को म्यूट करो।
ये क्या भाषा है आपकी? क्या भाषा है आपकी? मैं अपनी डिबेट में अलाउ नहीं करूंगी। देखिए बहुत देर से चल रहा है। बात सुनिए, ये कोई तरीका नहीं डिबेट करने का। रेड्डू साहब, बुद्धू जी, आप भी कोई कमेंट ना करें। कौन अनपढ़ है, किसे समझ आएगा नहीं आएगा, आप अपनी बात कहिए ना। देखिए डिबेट का समय बर्बाद हो रहा है। ज्योति जी, कम जानकारी होना कोई बुरी बात नहीं है। तो ठीक है, आप मुद्दे पर बात कीजिए ना। जानकारी है नहीं है, कम है ज्यादा, इस पर बताइए आप। मैंने बता दिया, उसके बाद रफूगिरी कर रहे हैं, कलाकारी। चलो मैं अगली बात कहता हूं। मैं जल्दी से समय बचाता हूं। मैं नहीं, मेरी एक बात रह गई छोटी सी, क्योंकि मेरा समय खराब किया गया जानबूझ के। इन्होंने और इनके नेता ने कहा कि शादी के बाद जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को नहीं देखा हो, देखिए मैं कभी भी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां बैठकर कितना उछलते हैं ये लोग, हम सब जानते हैं। वही लोग जो है कह रहे हैं। अब अभय चौटाला जी ने 1987 में सुप्रिया नाम की एक महिला से शादी की, 11 महिला से शादी की थी 11 नवंबर 1988 को। मैं नहीं कह रहा हूं ये भी मैं जो है अपनी रिपोर्ट के जरिए से, विकिपीडिया आप खोल सकते हैं, विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि ही मैरिड सुप्रिया ऑन मार्च 1987, हु डाइड ऑन 11 नवंबर 1988 अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस एट द एज ऑफ 19। अब ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये दर्शक पता लगा लें। अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो हम इनकी धोती को। जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किन लोगों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है जनता के लिए, किन लोगों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है जनता के लिए। ये जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। इन लोगों का चरित्र सामने आना चाहिए। ये कहते हैं 1% वेल्थ पर 40% लोगों का लोग मालिक हैं। मैं जल्दी से अपनी बात पूरी कर रहा हूं ज्योति जी। S.A. दवे की रिपोर्ट है 1997 की, S.A. दवे कमेटी की रिपोर्ट है। वो कहती है 1997 में कि 1% लोगों के पास 63% हिंदुस्तान का वेल्थ है। कमेटी की रिपोर्ट जो 2011 की रिपोर्ट है, सुरेश घई कमेटी की रिपोर्ट जो वो 1900 की रिपोर्ट लोगों पे ठीक है विदु जी, ठीक है अभी आप रुकिए। अगर कुछ बच गया है कहने को अगले उत्तर में बोलेगा। सुरेश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड दे दीजिए। मैं कंप्लीट कर रहा हूं सिर्फ 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। तो अब 1997 में 1% लोगों पे 63% थी। 2011 में जाकर वो घटकर 57% हो गई, और हमने उसको आज घटाकर इनके मुताबिक 40% कर दिया। आज वैसे रिपोर्ट 39% की है। अब मैं ये कहता हूं कि आज जो इन लोगों पर आय से अधिक संपत्ति के केस साबित हो चुके हैं, इनेलो के सुप्रीमो जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं आय से अधिक संपत्ति के कारण, ये यहां पर बैठकर चुकनी चुपड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि गरीबों के पास पैसा नहीं है। जिन लोगों ने गरीबों को लूटा खसूटा, जिस पैसे का वो अकाउंट भी नहीं दे पाए, इसकी वजह से सजा हुई, वो डिबेट पर बैठकर कैसे मोरल हाई ग्राउंड लेते हैं, इस पर विचार करना चाहिए दर्शकों को। नहीं, रोड साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुरेश रोड जी, जब सैम पित्रोदा ये कहते हैं विरासत टैक्स का के पक्षधर वो नजर आते हैं, उसकी पैरोकारी करते हैं, तो मुश्किलें तो आप लोगों की बढ़ेंगी ना, जो आपके नेता इस तरह के बयान देंगे। नहीं, कोई हमारे नेता का ना तो ऐसा कोई ध्यान है। ये सिर्फ पब्लिक का ध्यान मेन इलेक्शन के जो चुनावी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो या बीजेपी की। नहीं, क्यों नहीं उनकी ओर से कहा गया कि भारत में भी विरासत टैक्स को लेकर बहस होनी चाहिए, उसकी तारीफ करते हुए नजर आए कि भारत में भी इस तरह से होना चाहिए। नहीं, वो अपनी अपनी राय है। श्याम पित्रोदा तो आप इसको खारिज मत कीजिए ना। कांग्रेस के नेता है वो जी, कांग्रेस के नेता रहे, अपने अपने सुझाव हो सकते हैं, लेकिन ये विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र है 15 दिन तक प्राइम मिनिस्टर को एक शब्द भी उसमें कभी नहीं मिली। अब इन्होंने भावनात्मक ये कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अभी आपको इनकी बात से ही पता लग रहा है जवान जी की इनको लाहौर और कराची का प्रेम उमड़ रहा है। इनकी बात में उसका जिक्र करते हैं। हमें तो अभी समझ में आने लगा इनकी जो पीछे अगर हम जाएंगे तो अपने जिन्ना की मजार पर अडवाणी जी गए थे, फिर मोदी जी भी बिना बुलाए मेहमान पहुंच गए थे। अभी ये भी डिबेट में भी चर्चा होने लगी। अरे मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने चलाई थी? जनसंघ ने, आप लोगों ने चलाई थी मुस्लिम लीग के साथ, कांग्रेस ने नहीं चलाई। और दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी विषय से हटने वाली नहीं है, ना हिंदुस्तान की जनता आपको माफी जनसंघ ने देगी। नहीं, जनसंघ बनी है देखिए, मेरी 1951 बात में। बीच में नहीं बोला। देश का विभाजन हुआ 1947 में। ज्योति जी गवारों को भर्ती किया हुआ है डिबेट में। जनसंघ बनी है 1951 में। जनसंघ बना है 1951 में, और ये 1947 में देश का विभाजन हो गया। क्या बोली जा रही है? अरे क्या बोली जा रही है? 1947 में देश का करते विभाजन थे, ये वही पाकिस्तान बना लिया। आपका आज डीएनए तो वही मुस्लिम है, लीग के आपका सहयोगी डीएनए आप वही है, तो हैं। नाम केरल जो में मर्जी रख मुस्लिम लो। लीग के सहयोगी कौन है? आपका डीएनए वही है, अरे नाम क्या जो बोली मर्जी जा रख रहे लो। हैं? हमारा कोई नाम नहीं था। आपने- जनसंघ से पहले हमारी कोई पार्टी नहीं थी। चलो हमारा अपनी कोई बात नाम में नहीं था। जवाब देना, राजनीति एक में नहीं मिनट थे मेरी बात जनसंघ को से जवाब पहले। दीजिएगा। जनसंघ से पहले हम आपने राजनीति में नहीं थे। पुलवामा आपकी कांड की कारगुजारियों की वजह से राजनीति में आए हम। आपने कश्मीर देने पुलवामा वाले कांड थे की जांच पाकिस्तान को, किससे इसलिए हम करवाई? राजनीति में पाकिस्तान के आए। हमने नेतृत्व से। जनसंघ बनाई। आपने पुलवामा कांड में सैकड़ों जवानों प्रौढ़ की साहब, जान की जांच बीजेपी के लिए ये कह रही है कि आप लोगों सुरेश की जी कुछ भी प्रॉपर्टी बोलकर नहीं जा हड़पने का सकते आप प्रयास डिबेट कर में। रहे हैं। कांग्रेस नहीं, बाप नहीं, दादाओं ज्योति की जी, प्रॉपर्टी हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं तो धन्यवाद करता हूँ पहले तो इनामों के प्रवक्ता का, कि जो बात मैंने आपकी डिबेट में भी बोली कि आधार कार्ड का और पैन कार्ड के लिंक कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, उन्होंने वो सारी बात बोली, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कह के बोली कि कांग्रेस ये बात नहीं उठाती। मैंने वो बात आपके चैनल पे भी उठाई, और 5 बजे इंडिया न्यूज पे हमने यही पैनल था, विदु रावल जी भी थे, मैं भी था, और रेडू साहब भी थे। हमने ये कहा, मैंने बिल्कुल बेबाकी से बोला, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा जो ये कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने लुटेरों से, नरेंद्र मोदी की मित्र मंडली अदानी और अंबानी से एक्सरे करके उसकी जांच करके वो पैसा हिंदुस्तान की जनता की वेलफेयर में लगाया जाएगा। राहुल गांधी जी का ये कहना है। कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं पार्टी ये। और तमाम ये झूठ हिंदुस्तान बोल की रहे हैं। जनता राहुल गांधी ज्योति जी जी के ध्यान झूठ में बोल बात रहे कर हैं। रही है। मनमोहन सिंह जी ने कभी भी ये नहीं कहा, ये अपने मतलब निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा, इस प्रकार से डिबेट करने भारत के हर नागरिक का करके ये रिपोर्ट आ चुकी है। मनमोहन सिंह जी ने झूठ कभी बोल भी रहे हैं मुस्लिमों को प्रॉपर्टी ये देने की बात नहीं आज करी। झूठ अरे पर दुनिया का हुआ मेरे सबसे बड़ा विपक्षी पढ़ा लिखा साथी। व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी ऐसी बात करेगा? फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल दुनिया में सर्वे करेंगे दुनिया हर उनसे भारतीय सलाह का। लेती थी अर्थशास्त्री उन्होंने से। नहीं कहा अडानी वैसी बात अंबानी का नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं बात कहा करने रॉबर्ट का- वाड्रा का ये करेंगे। बात करने का उन्होंने नहीं नतीजा कहा जनता क्वाथरोकी भुगत का रही है कि करेंगे। नरेंद्र सैम मोदी को पित्रोदा का चुन लिया। करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ऐसी बातें करते हैं आपकी बात पूरी हुई? जी। बिल्कुल और करना कुछ चाहिए। जो बीच में बोल रहे हैं, मुझे तो पता नहीं लग रहा। मैं विदु बोल जी रहा हूँ या ये इनको बोल नहीं, रहे हैं। विदु जी इनको समय दिया गया है बोलने के लिए। आपको भी काफी टाइम दे चुके अभी हैं बोलने के लिए। बीच में आवाज इनको आ रही है बोलने मुझे दीजिए भूमि अभी। के उल्टी। तो मैं इनको ज्योति जी बोलने ये कहना दीजिए। चाहता हूँ, एक बात आई थी 400 पार की। मैं आपके चैनल पर दावा करता हूँ, ये राहुल गांधी जी ने 180 सीट इनकी मैक्सिमम बताई है, 150 के और 180 के बीच में रहेंगे। विदु रावल जी ने बोला ये बीजेपी के खतरे को भांप लेते हैं। मुझे विदु रावल जी में एक क्वालिटी तो नजर आई, चाहे ये उल्टा बोले, दूसरे को गालियां दे, वो इनके संस्कार, इनकी फितरत इनके साथ है, लेकिन इनको खतरे को भांपने की शक्ति दी है। बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा संसाधन है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि अपनी 400 सीट की इन्होंने बात की। उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस पिछड़ गई। पहले चरण में कांग्रेस नहीं पिछड़ी, पहले चरण में बीजेपी पिछड़ गई। विदु रावल जी ये सचेत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी को। ये खतरा भाग चुके हैं। आपके प्रधानमंत्री की बदली हुई भाषा बता रही है जनता को कि बीजेपी पहले चरण में धूल चाट चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये नरेंद्र मोदी का मंगलसूत्र के ऊपर देश की आधी आबादी महिलाओं का अपमान करने का बयान बता रहा है राहुल गांधी जी। चलिए रेड्डी साहब से मेरा सवाल है, मोदी जी के बयान से रेड्डी साहब क्या लगता है दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, खड़ा गई है। अभी रुकिए सुरेश। और हम सरकार बनाएंगे, ये लिख लो आज ज्योति जी, ये दावा कर रहे हैं 400 पार का इन्होंने आप शब्दों का सरकार उपयोग बनाएंगे। किया था, जैसे इन्हें 75 कहिए पार का नारा माफी था, 40 का आगे रेड्डी साहब बोलने से पहले माफी मांगे। इन्होंने आप शब्दों का उपयोग किया था, मैंने नहीं कहा इनको कुछ भी। क्या? इनको माफी मांगने के लिए कहिए प्लीज। को आप शब्द नहीं, इन्होंने आप शब्दों का अरे उपयोग सुनो, किया। माफी मांगने वाले के बारे में भी पहले इन्होंने आपने बोला। मेरे को मूर्ख कहा, इन्होंने आपने मेरे को पिताजी के गवार बारे में बोला। कहा, आपने मेरे को अनपढ़ कहा, और आइंदा मूर्ख ऐसी को मैंने भाषा का साबित भी प्रयोग किया। मत करना मूर्ख मेरे को लिए। आपको साबित मैं भी नहीं किया भाई। करता कभी किसी के मूर्ख को मैंने आप साबित दोनों किया। अपनी ही पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं, आप लोग मैंने किस साबित बात किया को लेकर है। बहस कर रहे हैं? दर्शक देख रहे हैं, क्या इंटेलिजेंट क्या हो भाई। नहीं, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं मुद्दे पर बात करते? क्या आप लोगों की कोई पर्सनल लड़ाई है क्या? से ये पूछना चाहता हूँ। विदु रावल जी, रेड्डी साहब, आप लोगों की कोई पर्सनल कोई व्यक्तिगत लड़ाई है क्या? अपनी पार्टी में अपनी पार्टियों का पक्ष रखिए बस। आप लोगों की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं अरे है। गवारी तो वो उन्होंने डिबेट में तो पढ़ोगे, कम से कम नहीं, सारे मेरे देश डिबेट में में हल्ला कम से कम। रहा। ये मेरे से ज्योति पुराने जी। आदमी हैं,
ये मेरे से पुराने आदमी है, इनको पता नहीं मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। पुराने आदमी तो इन्हें मूर्ख पता नहीं आज कहेगा तक मेरे को मनमोहन तो। सिंह ने क्या कहा था। ये यहाँ डिबेट पर मूर्ख बैठने कहेगा, आ सुन मेरी बात, गए। ये डिबेट सुन। में मूर्खी हो अरे जब रुक जा, नहीं तू पता। नकली प्रोफेसर है यार। मेरे से पुराने आदमी रुके। है, आपको क्या पता नहीं इतना तू चुप हल्ला हो मचा जाएगा। था। ओए, हमने मूर्ख, सड़कों पर चुप हो जा। प्रदर्शन किया था। रेणु साहब आप क्या कर रहे थे उस गलत समय? भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप रेणु साहब। मैडम इसने कितनी बात कही मेरे को, मूर्ख, गवार, अनपढ़, कितनी बात कही इसने मेरे को। की पत्नी के बारे में मैंने सारी सुनी, बाद में मैंने मैंने पत्नी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कभी मेरे अभी पिताजी सुनो। के बारे में बोलते अभी रुक जा। हैं। ये क्या हो रहा है? अरे ये रुको, बौखला रुको, चुके हैं रुको। पूरी तरह ये से। तू तड़ाक चलो, नहीं, चलो, ये चलो। तू तड़ाक नहीं, ये तू तड़ाक नहीं बिल्कुल भी। एक दूसरे से रुको तो बात भाई, ही मत कीजिए, अपनी रुको अपनी भाई, बात रखिए। सुनो, इसी बात करनी तो तरीके से सम्मान मैं के पूछना साथ चाहता हूं। बात करनी, एक दूसरे से सम्मान से हाँ, कीजिए, ज्योति जी। नहीं तो अपनी अपनी बात रखिए, दूसरे से कोई मतलब हाँ। नहीं आप लोगों को। ज्योति जी, बोलिए। हाँ सुनिए, अभी इन्होंने इंग्लिश पढ़ करके सुनाई और मेरे को मूर्ख भी और अनपढ़ भी बताया इन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूं, मनमोहन सिंह की कोटेशन इनके पास असली है कि नकली, वो तो ये जाने, लेकिन जो इन्होंने पढ़ करके सुनाई है, इन्होंने पढ़ा है माइनॉरिटी एंड स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी। इसका मतलब यदि ये बनता है ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी, तो मुझे समझाएं और इस देश को भी समझाएं भाई। अगर इसका मतलब ये बनता है कि केवल मुसलमानों में बांटी जाएगी Particularly Muslim minority एंड स्पेशली माइनॉरिटी, They must have the first claim on the resources. स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी। अगर इस शब्द का अर्थ ये निकलता है कि ओनली माइनॉरिटी particularly में बांटी जाएगी, particularly तो ये Muslim देश की minority. कोर्ट पड़ी है और ये कांग्रेस इसका जवाब मांगे, कांग्रेस इनसे जवाब मांगे। ये केवल मुस्लिम माइनॉरिटी की घोषणा करते हैं, जबकि मनमोहन ने इन्हीं के द्वारा कही गई बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने तो बोला है माइनॉरिटी इनसे, ये एंड मानते ही नहीं, समझते ही स्पेशली नहीं, झूठ मुस्लिम बोलते हैं, क्या करें माइनॉरिटी। इनका? ये फर्क हाँ, ये गॉड साहब, इससे जवाब मांगो आप। ये नहीं, इसको देखो, ओनली मैं मुस्लिम क्यों देखो, कहते हैं? मैं आपकी बात दलित नहीं गूगल खुद कर ले मानते नहीं, ना इनको कि समझ में आती कोई बात। इनालो के कम पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ मैं, और कम पढ़े ये भी लिखे इसकी कह रहा हूँ नकली मिलेगी। मैं। तो इनालो इसमें के कम पढ़े लिखे ठीक कह रहा, मैं कर रहा हूँ, गूगल कर लो। नकली मिलेगी इसकी। वी हैव टू डिवाइस। अरे आपने तिहाड़ में बैठकर चौटाला साहब ने 10वीं पास किया, चौटाला साहब ने 10वीं पास किया, तिहाड़ में किया, तिहाड़ के अंदर इसके बाद बारहवीं वही किया। छोड़ो इस बात को, छोड़ो मेरी डिग्री की जांच कर लो। ओनली दिस लाइन, ओनली दिस सेंटेंस, We will have to devise innovative plans मुस्लिम to ensure- अरे अच्छा, कल- माइनॉरिटी एंड स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का मतलब केवल मुस्लिम बनता है। इसको एक्सप्लेन करें आप प्लीज। पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है इस बात को, पढ़े लिखे प्रोफेसर की डेफिनेशन को सुन रहा है वो। आप लोग क्या एक बात को लेकर बैठ गए हैं? इन्होंने मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं अभी नहीं, इस नहीं, बात पर इन्होंने बहुत कहा- समय बर्बाद हो चुका है। दर्शक दोनों को सुन चुके हैं, दुराल जी आपको भी सुन चुके हैं, रेणु साहब आपको भी सुन चुके हैं। दर्शक खुद ही डिसाइड कर लेंगे, दर्शक खुद डिसाइड कर लेंगे। मैं केवल इसी बिंदु को लेकर इतना समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुस्लिम या हिंदू रेणु साहब इससे आगे बोलना है आपको, इसके अलावा बोलना है आपको तो बोलिए। मुस्लिम और हिंदू का जिक्र करने की जरूरत क्या है? ये कहने की जरूरत क्या है? ये कहने का जरूरत क्या है तो कि मुस्लिमों को विशेष रूप से देंगे? क्यों देंगे? हिंदू को, गरीब को क्यों नहीं देंगे? दलित को क्यों नहीं देंगे? पिछड़े ये तो तत्काल में अभी में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी मुसलमानों को दिए जाएंगे। अब कह रहा है प्रधानमंत्री, खुद कह रहा है, अभी मौके पे कह रहा है तत्कालीन। चलिए अंतिम कमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं, नेताजी को लेकर बयान दे रहे हैं, वोटर्स उन मुद्दों को जहन में रखते हुए वोट करेंगे, इनका कोई असर होगा क्या? देखिए ज्योति जी, नहीं जिस होगा, प्रकार कोई असर नहीं होगा इन बातों का। ये आज खामखाई जो जिसके है किसी हाथ किसी को में मूर्ख और ये देश कहते की हैं। सरकार है और वो इस विश्व के सबसे पहले शिक्षित है जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीजी करी, इससे और उनसे अन्यथा कोई अपेक्षा नहीं है। विषय आज ये है कि मर्ज बढ़ता गया जू दवा की। आज निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का व्यवहार रहा है, जो बौखलाहट है, इससे बहुत कुछ सिद्ध हो जाता है। इनको जवाब देना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस प्रकार से आज की वित्त मंत्री प्रज्ञा प्रभाकर, वित्त मंत्री के पति ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा आज देश में बेरोजगारी का हालत
जवाब नहीं है। इसके अलावा महंगाई और डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपए की क्या स्थिति है, कोई जवाब नहीं है। और सार्वजनिक उपक्रमों की जिस प्रकार से 10 साल में बिक्री हुई, कोई जवाब नहीं है। और जिस प्रकार से विफल नोटबंदी 99.4% पैसा वापस आ गया, कोई जवाब नहीं है। कोविड में जिस प्रकार से 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 किलोमीटर हमारे मातृशक्ति चली, हमारा श्रमिक समाज चला, और उसके बाद संसद में क्या कहा गया कि संसद में बोलते हैं कि एक भी कोविड से मौत का आंकड़ा नहीं है, कोई जवाब नहीं। इसके अलावा पुलवामा की शहादत को 5 साल से ज्यादा हो गया, कोई जांच नहीं, पता ही नहीं आईडीएक्स कहां से आया, कहने को 56 इंच। इसके अलावा विगत के 1 साल से ज्यादा जो पुलवामा में मातृशक्ति के साथ अनाचार अत्याचार निरंतर है, कोई जवाब इनके पास नहीं है। चलिए, मैं अंतिम कमेंट आर्थिक अपराधियों को संरक्षण दिया, अंतिम टिप्पणी आपकी। भारत का आराम जवाब मांगता है। समय कम है, सुखबीर क्या चौधरी। बेहूदी बात करते हैं, बोलिए, कैसी बात करते हैं कि अपने आप में प्रशंसित। सवाल पूछना और बिना जवाब लिए ये कह देना इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये कोई सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता नहीं है। लेकिन मैं जो कहना, अरे मैं दे रहा हूँ जवाब, सुनोगे तभी तो पता चलेगा। आप भाजपा प्रवक्ता है क्या? अरे मैं दे रहा हूँ भाई जवाब, जबरदस्ती है क्या? मैं दे रहा हूँ, चुप। देखिए, जो लोग लगातार चिल्ला रहे थे मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के बारे में ये कह रहे थे कि अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएं तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, इलेक्शन को खत्म कर देंगे, तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, इलेक्शन को खत्म कर देंगे। यही बात 2019 में भी लोगों को कह के डरा रहे थे। इस बात का कोई जवाब नहीं इनके पास कि भाई 19 में आपने जो कही थी, देश के अंदर लोकतंत्र तो नहीं खत्म हुआ, इलेक्शंस तो होने नहीं खत्म हुए। अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर कहते थे। जो लोग यहां बैठकर टीवी स्टूडियोज पे मोदी जी की पत्नी के बारे में गलत बोल रहे हैं और फिर देश को कह रहे हैं कि देश में तानाशाही हो गई है, जो प्रधानमंत्री के पत्नी के बारे में भी अपशब्द बोलकर इस डेमोक्रेसी में बचकर जा सकते हैं, जिनको भौंकने तक की आजादी दी, इमरजेंसी इस देश पर थोप दी, जिन्होंने 113 सरकारें 356 लगाकर चुनी सरकारें गिरती, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। हमने एक भी सरकार को 356 पर गिरा हो तो बता दो, उस नाम बता दो। हमने लोकतंत्र के मंदिर पर गिरा हो तो बता दो, उस नाम बता दो। हमने लोकतंत्र के मंदिर का हमेशा सम्मान किया। प्रधानमंत्री जी पहली बार उन सीढ़ियों पर चढ़ने गए थे तो माथा मस्तक नीचे लगाकर गए थे, और ये लोग जो हैं कहते हैं देश बेच दिया, यानी बिके हुए देश में रह रहे हैं। ये नहीं बताते किसने खरीदा, कितने ने खरीदा, कहां डील हुई, कितने में आपका हुई। बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम चुनावी तैयारियों को लेकर कर रहे थे। मंगलसूत्र का मुद्दा आया कि विरासत टैक्स को लेकर बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम को लेकर बात हो रही है। क्या ये मुद्दे निर्णायक चुनावी मुद्दे साबित होंगे? इन मुद्दों को लेकर जहन में रखते हुए वोटर्स वोट करने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।